हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड इट्स characteristics and its definitions and its assumptions, and today we are going to discuss about use and limitations of unit hydrograph। जैसे कि हमने देखा था इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ और डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ और इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ ERH हमने क्या देखा था। ERH ये कन्फ्यूज़न करने वाला है। ये जो दो वर्ड हैं अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है इंसान। इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ और ये है डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज। तो एज द यूनिट हाइड्रोग्राफ एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप between effective rainfall hydrograph and direct rainfall hydrograph for a catchment। यदि हमारे पास कोई एक कैचमेंट है, सपोज ये हमारे पास एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है। तो ये कैचमेंट एरिया में जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में किन किन के बीच एक रिलेशन डेवलप होता है, इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ और डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ के बीच में, ठीक है, किसी भी कैचमेंट एरिया में। तो दे आर ऑफ इमेंस वैल्यू इन द स्टडी ऑफ हाइड्रोलॉजी फॉर ऑफ अ कैचमेंट। कोई भी हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं, चाहे वो डैम हो, चाहे चैनल्स हो, है ना, या कलवर्ट्स हो, कोई भी हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर हमें डेवलप करने के पहले एक यूनिट हाइड्रोग्राफ की स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दे आर ऑफ ग्रेट यूज़। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ देखते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ के क्या क्या यूज़ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। यूज़ ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ तो देखते हैं। तो सबसे पहला यूज़ इसका द डेवलपमेंट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल मैग्नीट्यूड्स फॉर यूज इन द डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया डैम है या कलवर्ट्स है या कोई भी ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए फ्लड हाइड्रोग्राफ की बहुत ही एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस होता है। उससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू क्या है रेनफॉल की, उसका हाईएस्ट जो मैक्सिमम रेनफॉल मैग्नीट्यूड जो है, जब हमें वो पता चलेगा तो हमें कैपेसिटी पता चलेगी कि हम किस कैपेसिटी का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें। तो सबसे पहला यूज़ तो इसका यही है। For use in the design of hydraulic structure। तो पहला तो ये द डेवलपमेंट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ्स फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल मैग्नीट्यूड्स फॉर यूज इन द डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। सेकेंड है एक्सटेंशन ऑफ फ्लड फ्लो
रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन रेनफॉल रिकॉर्ड्स। दूसरा है हमारा एक्सटेंशन ऑफ फ्लड फ्लो records based on rainfall records। रेनफॉल रिकॉर्ड के बेसिस पे हम फ्लड फ्लो के रिकॉर्ड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करके हम उस पर सारी स्टडी करते हैं और पूरे स्टडी परफॉर्म करने के बाद रिज़ल्ट निकालते हैं और उस रिज़ल्ट के बेसिस पे फिर हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। और सबसे लास्ट यूज़ एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग। एंड वार्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन रेनफॉल। मतलब जो भी फ्लड फोरकास्टिंग करते हैं वो इस डाटा के बेसिस पे ही करते हैं। जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें जो भी हम डाटा यूज़ करते हैं तो वो कहाँ से आता है, हमारे जो स्टेशंस है, रेन गेज स्टेशंस हैं या जो मीटियोलॉजिकल जो स्टेशंस हैं वहाँ से हमें जो डाटा मिलता है उसके बेसिस पे हम फ्लड फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, और एक वार्निंग सिस्टम जनरेट करते हैं फिर। तो सभी हाइड्रोग्राफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ एज्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट। हमने एजम्पशंस में पढ़ा था कि एक तो टाइम यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे थ्रू आउट, पूरे जो ड्यूरेशन हम जितना ले रहे हैं थ्रू आउट द ड्यूरेशन, दैट इज़ द यूनिफॉर्म रेनफॉल। ठीक है, पूरे जो ड्यूरेशन ले रहा है उसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा हमने क्या एजम्पशंस लिए थे, एजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा एजम्पशंस क्या लिए थे कि पूरे जो जितना कैचमेंट एरिया हम ले रहे हैं उस पूरे कैचमेंट एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जो हम रेनफॉल जो हो रही है या हम जो रेनफॉल करवा रहे हैं आर्टिफिशियल, वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ एज्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट। ऑल्सो द इंटेंसिटी इज एज्यूम्ड कॉन्स्टेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल एक्सेस। रेनफॉल एक्सेस में ही हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था रेनफॉल एक्सेस क्या होता है। तो एक तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने देखा था, दूसरा एरिया के रिस्पेक्ट में देखा था यूनिफॉर्म होना चाहिए, और तीसरा हमने देखा था कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इंटेंसिटी पूरे ड्यूरेशन में जितने हम रेनफॉल जो ड्यूरेशन हम ले रहे हैं उसमें इंटेंसिटी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और एरिया ये तीनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एजम्पशंस में। इन प्रैक्टिस these two conditions are never strictly satisfied। कौन कौन सी दो कंडीशन, एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट मतलब ये एरिया की बात कर रहे हैं, सारे पूरे एरिया में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और दूसरी बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की। तो ये प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो सकता। इन प्रैक्टिस these two conditions are never strictly satisfied। स्ट्रिक्टली हम इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते दो कंडीशन को, पहली इंटेंसिटी और दूसरी एरिया।
नॉन यूनिफॉर्म एरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएशन इन इंटेंसिटी विद इन अ स्टॉर्म आर वेरी कॉमन। यूनिफॉर्मली जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली रेनफॉल होना चाहिए, और इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों वेरी कॉमन है कि ये सेटिस्फाइड नहीं होती हैं ये कंडीशन। अंडर सच कंडीशंस यूनिट हाइड्रोग्राफ्स कैन स्टिल बी यूज्ड इफ द एरियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिस्टेंट बिटवीन different storms. However, the size of the catchment imposes an upper limit on the applicability of the unit hydrograph. तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में एरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ऐसा मान के चलते हैं जनरली कि जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यदि हम लेके चलें, इट इज़ जनरली फेल्ट दैट अबाउट 5000 एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर इज़ द अपर लिमिट फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज़। यदि हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके चलते हैं, ताकि हमें यूनिफॉर्मली क्योंकि हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एरिया का कंस्टेंट है इसमें, है ना। तो 5000 इज़ द अपर लिमिट फॉर द जनरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो ये एक प्रकार से लिमिटेशंस चल रहे हैं, ठीक है। ये जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया हम ले रहे हैं, ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर अपर लिमिट है। तो एक प्रकार से क्या पढ़ रहे हैं हम, ये लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस। ठीक है, ये लिमिटेशंस हो गई। ये भी लिमिटेशंस है जो हमने यहाँ पे देखा, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और एरिया। तो एक लिमिटेशंस हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत लार्ज ड्रेनेज बेसिन है या हमारे पास लार्ज कैचमेंट है यदि, ठीक है, अब लार्ज कैचमेंट है तो क्या करेंगे हम, उसको बहुत सारे स्मॉल एरिया में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फ्लड हाइड्रोग्राफ की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लार्ज जो कैचमेंट एरिया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको सब बेसिन कहते हैं, जिसको हम सब बेसिन में हम कन्वर्ट करके उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद डेवलप करेंगे किसको, डेवलपिंग दी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। हमने ये सब पढ़ चुका है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, है ना, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, अगर हमारे पास लार्ज कैचमेंट एरिया है तो हम क्या करेंगे, इस लार्ज कैचमेंट एरिया को छोटे वाले कैचमेंट एरिया में सब बेसिन्स जिसको बोलते हैं उसमें चेंज करेंगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, है ना, डिफरेंट स्टॉर्म के लिए या डिफरेंट जो सब बेसिन्स हैं उन सब के लिए हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तैयार करेंगे बाय द यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड। जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड्स हम पढ़ेंगे, एस कर्व मेथड है और सुपर इम्पोजिशन मेथड है, ये हम पढ़ेंगे, उससे हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाएंगे, ठीक है। द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स कैन देन बी रूटेड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स टू ऑब्टेन द कंपोजिट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एट द बेसिन आउटलेट। फिर हम उन सबको कंबाइन करेंगे और एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तैयार करेंगे, ठीक है।
तो ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे करेंगे करके। अभी तो हमने बात की है अपर लिमिट की कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर अपर लिमिट। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की भी, क्योंकि अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट तो होगी होगी। तो लोअर लिमिट क्या है? ये है अपर लिमिट। क्या है ये? अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट की बात अगर हम करें there is a lower limit also for the application of unit hydrograph. This limit is usually taken as about 2000 हेक्टेयर। लोअर लिमिट क्या है याद रखिएगा, ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा रहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होते हैं ये। और अगर ये डाटा हम अपने आंसर में लिखें और उसको अंडरलाइन करें तो बहुत इफ़ेक्टिव आंसर होता है हमारा। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर और 200 हेक्टेयर। तो लोअर लिमिट क्या है? देयर इज अ लोअर लिमिट आल्सो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। दिस लिमिट इज यूजुअली टेकन एज अबाउट 200 हेक्टेयर। एट दिस लेवल ऑफ एरिया अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द rainfall runoff relationship, and the unit hydrograph is not accurate enough for the prediction of direct runoff hydrograph। अगर हम इससे, ये लोअर लिमिट है 200 हेक्टेयर, अगर हम 200 हेक्टेयर से कम लें, अगर कैचमेंट एरिया सेलेक्ट करें, 200 हेक्टेयर से कम कैचमेंट एरिया सेलेक्ट करें, तो हमारा जो इफ़ेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो हमारा उतना, बहुत सारे फैक्टर्स फिर अफेक्ट करने लग जाएंगे उसको, जो कि इम्पॉसिबल है मतलब एक्यूरेटली ड्रॉ करना ग्राफ को। इसीलिए ये लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अदर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, और भी दूसरी लिमिटेशंस हैं, तो हम अदर लिमिट्स में उस अदर लिमिट्स की हेड में रख के उसको देखते हैं। तो अदर लिमिट्स में हम देखते हैं कौन सी हमारे पास है। नंबर फर्स्ट, precipitation must be from rainfall only. Snow melt runoff cannot be satisfactorily represented by unit hydrograph। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है ये। रन ऑफ से ही जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मस्ट बी फ्रॉम रेनफॉल ओनली। रेनफॉल से ही हम इसकी स्टडी कर सकते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ की, ये एक लिमिटेशन से, ना कि स्नोफॉल से। स्नोफॉल मेल्ट होता है, उससे रन ऑफ बनता है, हम उसको हमारी स्टडी में शामिल नहीं कर सकते। तो प्रेसिपिटेशन मस्ट बी फ्रॉम रेनफॉल ओनली, नॉट स्नोफॉल या स्नो मेल्ट रन ऑफ। स्नो मेल्ट रन ऑफ, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, द कैचमेंट शुड नॉट हैव अनयूजुअली लार्ज स्टोरेजेस in terms of tanks, ponds, large flood bank storages, which affect the linear relationship between storage and discharge। तो जो भी कैचमेंट एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कभी कहीं स्टोरेज बैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, लार्ज फ्लड बैंक स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मिले, ठीक है, स्टोरेज और डिस्चार्ज में। अगर ये सब होंगे तो वो अफेक्ट करेगा लीनियर रिलेशनशिप में बिटवीन स्टोरेज एंड डिस्चार्ज। मीन्स स्टोरेज हो वहाँ तक तो चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए स्टोरेज, ठीक है, जो लीनियरिटी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, if the precipitation is decidedly non-uniform, unit hydrograph cannot be expected to give good result। समझ रहे हो? if the precipitation is decidedly non-uniform, अगर precipitation non-uniform है तो फिर हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ उतना इफेक्टिव नहीं होगा और गुड रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है।
तो ये थे हमारे लिमिटेशंस, हमने देखा, इसके यूज़ देखा हमने दो चार, ठीक है। इन द यूज़ ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ वेरी एक्यूरेट प्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट्स should not be expected. In the use of unit hydrographs, very accurate reproductions of result should not be expected. बहुत ही मतलब एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ पे, पर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो भी रिजल्ट आते हैं, हम उससे बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब क्वाइट एक्यूरेट होते हैं. वेरिएशंस इन द हाइड्रोग्राफ बेस of as much as plus minus 20% and in the peak discharge by plus minus 10% are normally considered acceptable. तो जो वेरिएशंस हैं वो प्लस माइनस 20% होता है बेस में, और पीक में होता है प्लस माइनस 10%. तो इतना कंसिडर करके हम चलते हैं, ठीक है. जो वेरिएशंस हैं इन हाइड्रोग्राफ बेस, हाइड्रोग्राफ बेस में कितना कंसीडर करके चलते हैं हम, एरर प्लस माइनस 20%. और जो पीक डिस्चार्ज है, पीक डिस्चार्ज में हम कितना वेरिएशंस कंसीडर कर सकते हैं, या अगर इतना वेरिएशंस होगा तो चलेगा, प्लस माइनस 10%, ठीक है. तो आज के लिए आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज़ लेक्चर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे.